हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। चलिए जानते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का पहले तो मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी इन फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉलो करेगा, ठीक है, वो इंसान उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती, बट एलएलपी बन सकती है। ठीक है, ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय है कंपनी का, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। एनी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ऑफ ऑफिसर फॉर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है या पार्टनर ऑफ ऑफिस है और जो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, वो भी इस केस में ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, फिर आता है डी पॉइंट पे, इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है, हिमसेल्फ और हिज पार्टनर, यानी कि जो ऑडिटर है वो खुद या फिर उसका कोई पार्टनर अगर होल्डिंग करता है कोई भी शेयर, किसके, कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, इट्स एसोसिएट कंपनी। जिस कंपनी में वो काम करने जा रहा है, या तो उस कंपनी के, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी के, या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी के, या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी के, अगर कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करता है ऑडिटर या फिर उसका कोई पार्टनर, तो उस केस में भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, सेकंड केस, अ पर्सन हुज रिलेटिव और पार्टनर्स रिलेटिव। मान लो कोई, जो वो पर्सन ऑडिटर है उसका कोई रिलेटिव होल्ड कर रहा है, या फिर उसका जो पार्टनर है उसका कोई रिलेटिव होल्ड कर रहा है, तो उस केस में अगर 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू होगी, ठीक है, और किसकी, कंपनी की या फिर होल्डिंग कंपनी की या फिर सब्सिडरी कंपनी की या फिर एसोसिएट कंपनी की, तो उस केस में भी ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 1 लाख से कम के फेस वैल्यू के शेयर होंगे तब ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, बट ऑडिटर के नहीं होने चाहिए। किसके होने चाहिए, ऑडिटर के रिलेटिव के या फिर पार्टनर के रिलेटिव के। ठीक है, ऑडिटर के केस में तो बिल्कुल ही मना कर रखा है। देखो ये है ना कि अगर जो ऑडिटर बनने आ रहा है खुद, वो हिमसेल्फ और हिज पार्टनर किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, उसके पास एक भी का लिमिट नहीं है, बट इस वाले केस में लिमिट दे रखी है हमें 1 लाख तक की। ठीक है, मान लो कि अगर जो रिलेटिव है, जो ऑडिटर का रिलेटिव है, ठीक, अब पहले तो ऑडिटर अपॉइंट हो गया, बट बाद में पता चल रहा है ऑडिटर को कि जो मेरा रिलेटिव है उसके पास 1 लाख से ज्यादा के शेयर्स हैं। ठीक है, ऐसा बाद में हुआ, तो उस केस में जो ऑडिटर है उसको 60 दिन मिलेंगे कि वो शेयर्स की वैल्यू को बेचने के लिए बोले अपने शेयर होल्डर, वो जो अपने रिलेटिव है उनको। ठीक है, और अगर मान लो कि जो ऑडिटर है वो ऐसा करने में फेल हो गया, मान लो कि उसके रिलेटिव ने उसकी बात नहीं मानी, तो उस केस में जो ऑडिटर है उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा 60 दिन के बाद। मतलब उसको वो कंपनी छोड़नी पड़ेगी, फिर वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, बनने के बाद भी छोड़नी पड़ेगी उसे। ठीक है, थर्ड केस क्या है, पर्सन हिमसेल्फ और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव। अगर अगर मान लो जो पर्सन है उसके पार्टनर या उसके रिलेटिव कोई भी है, उनके पास 5 लाख से ज्यादा की बोरिंग्स वगैरह है किसी कंपनी की, मान लो लोन वगैरह ले रखे हैं, उधार वगैरह है किसका, कंपनी का या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट किसी का भी हो, तो उस केस में भी वो पर्सन उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, पर्सन हिमसेल्फ और हिज पार्टनर गिवन एनी गारंटी ऑफ थर्ड पर्सन एंड सच थर्ड पर्सन इंटरप्रेट। ठीक है, मान लो कि जो जो पर्सन है जो ऑडिटर बनने आ रहा है, ठीक है, वो या फिर उसका कोई पार्टनर, उसने थर्ड पर्सन की गारंटी ले रखी है। ठीक है, मतलब गारंटी दे रखी है कि अगर ये वाला अमाउंट पे नहीं करेगा तो मैं ये वाला अमाउंट पे करूंगा, गारंटी इसे कहते हैं। ठीक है, उसने किसी थर्ड पर्सन की गारंटी ले रखी है और वो उसी कंपनी में काम करने जा रहा है, या उसकी होल्डिंग कंपनी में, या उसकी सब्सिडरी कंपनी में, या उसकी एसोसिएट कंपनी में, तो इस केस में जो है, इस केस में भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता उस कंपनी का। ठीक है, फिर आते हैं 6 पॉइंट पे, पर्सन हिमसेल्फ और हिज पार्टनरशिप फर्म हैज इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी कैन और इट्स एसोसिएट कंपनी। ठीक है,
इसमें वही बोल रखा है कि पर्सन हिमसेल्फ और पार्टनरशिप फर्म कोई भी इसकी होल्डिंग कंपनी में अगर मान लो कि his partnership firm has its holding company or its subsidiary company or its associate company, ठीक है। मान लो कोई मतलब ये वाली जो कंपनी इसमें काम कर रहा है तो उस केस में जो है वो उसका ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। आते हैं एफ पॉइंट पे। द पर्सन हिमसेल्फ इज डायरेक्टर और केएमपी, ठीक है। जो पर्सन है वो डायरेक्टर है या केएमपी है, की मैनेजर पर्सन ऑफ द कंपनी। ये कुछ ना ऊंची पोस्ट के लोग होते हैं जो कंपनी में होते हैं, उनको कहा जाता है केएमपी, ठीक है। अगर वो है तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। पता है ऐसा क्यों बोला गया है कि ये सारे लोग ऑडिटर नहीं बन सकते? क्योंकि होता क्या है ना कि मान लो जैसे कि मान लो हम किसी को जानते हैं तो हम ना उसका साथ देते हैं, हम उसका फ्रॉड बताते नहीं है कभी भी, चाहे वो कितनी भी मिस्टेक करे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑडिटर का ना, जो कहते थे ना कि जो डेफिनेशन में है ऑडिटर का, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वही सब है कि इसमें इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था, उसका कोई रिलेटिव या फिर रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, ठीक है। इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है। जी पॉइंट पे आते हैं। द पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मान लो कि जो पर्सन है जो ऑडिटर बनने आ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट करता है फुल टाइम की, ठीक है। तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, या फिर वो 20 से ज्यादा कंपनी को ऑडिट करता है तो भी उस केस में वो ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। द पर्सन हु हैज बीन convicted any fraud and 10 years has not elapsed from the date of such conviction। तो देखो इसमें ये बता रखा है कि मान लो जो ऑडिटर बनने के लिए आ रहा है उसने कोई फ्रॉड किया था, ठीक है, और उस फ्रॉड को 10 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में भी जो ऑडिटर है वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। द पर्सन who is engaged in providing services notified under section 144 of Companies Act 2013। जो भी ऑडिटर है वो सेक्शन 144 की सर्विसेज में इंगेज है तो उस केस में भी जो ऑडिटर है वो नहीं बन सकता। सेक्शन 144 की सर्विसेज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार ये वाली। इनके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है अपनी पिछली वीडियो में, आप जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।